हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 32। इसमें आज का हमारा जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक में आज हमने वाटर को लिया, जल से आज का हमारा एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन को लिया है जो जल से ये पार्टिकुलर एक विशेष टॉपिक से जो ये हमारा प्रैक्टिस है वो चल रहा है। ठीक है, आज का जो ये हमारा सेट है वो वाटर पर है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या है कि जल निम्न में से कौन सा यौगिक है? जल को हम किस यौगिक की श्रेणी में रखते हैं? ए ऑप्शन आपका कार्बनिक यौगिक है, बी ऑप्शन आपका अकार्बनिक यौगिक है, और सी ऑप्शन आपका उपरोक्त दोनों है, और डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जल जो है इसे हम किस यौगिक के रूप में रखते हैं? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जल जो है वो अकार्बनिक यौगिक होता है। इससे हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। यह सिर्फ हमारे शरीर के कार्यों को संतुलित रूप से करने के लिए, उनके नियमन के लिए, उनके संचयन के लिए, वो अच्छी प्रकार से उनमें बॉडी में रेगुलेशन अच्छी प्रकार से हो सके, इसके लिए यह जल हमारे शरीर में नितांत आवश्यक होता है। यह अकार्बनिक होते हैं, इसे हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, बट ये हमारे शरीर को बैलेंस बनाए रखने के लिए, संतुलित बनाए रखने में ये क्या होते हैं, जो है वो भूमिका निभाते हैं। हमारी बॉडी का जो है वो मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो किसका बना होता है? जल का ही बना होता है। इसलिए जो है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। बात अगर हम जल की करते हैं तो जल क्या होता है? जल क्या क्या करने के लिए, तो ऑक्सीजन के बाद अगर हमें किसी भी चीज की आवश्यकता होती है तो हमारे लिए नितांत आवश्यक आपका जल होता है। ऑक्सीजन के बाद हमें जल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ये क्या है, मतलब ये हमारी आवश्यकताओं में मूल आवश्यकता के अंतर्गत ये आता है। ये कैसा तत्व होता है? तो ये अकार्बनिक तत्व होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अस्थियों एवं दांतों में लगभग कितना प्रतिशत जल उपस्थित होता है? क्या हो रहा है, तो जो हमारे अस्थियां हैं, जो हमारे टीथ हैं, मतलब हमारे जो बोन्स है और जो हमारे टीथ होते हैं, इसमें लगभग कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? ए ऑप्शन आपका 20% है, बी ऑप्शन आपका 30% है, सी ऑप्शन आपका 40% है, और डी ऑप्शन आपका 50% है। तो जो हमारी अस्थियां हैं और जो हमारे बोन्स हैं, इन अस्थियों और बोन्स में हमारे जो जल की मात्रा होती है वो कितने प्रतिशत होती है? तो ये इसमें जल की मात्रा जो होती है वो क्या होती है आपकी? 20% होती है। कितनी होती है आपकी? 20% होती है। इसीलिए जल की मात्रा कम होने के कारण ये क्या होती है? कठोर होती है। ठीक है, क्या होती है? कठोर होती है। हमारी टीथ भी कठोर होती है, हमारे बोन्स भी कठोर होती है। किसकी उपस्थिति के कारण? जल की मात्रा कम उपस्थित होने के कारण ये जो होते हैं, ये पार्ट्स हमारे जो है वो कठोर होते हैं। ये शुष्क, आप मान के चलिए थोड़ा थोड़ा शुष्क भाग के अंतर्गत ये आते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो आंसर सही होगा ये ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है? क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन अपने शरीर की चयापचयी क्रियाओं से लगभग कितना ग्राम पानी प्राप्त करता है? क्या क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन अपने शरीर की चयापचय क्रियाओं से, उसके शरीर में जो होने वाली चयापचय क्रिया, चयापचय मतलब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म में होने वाली जो प्रक्रिया है, जब हम कोई भोज्य पदार्थ खाते हैं तो खाने के बाद वो छोटे छोटे फॉर्म में टूटता है, और छोटे छोटे फॉर्म में टूटने के बाद उससे जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वही क्या होती है आपकी? चयापचय प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। इसमें अपचय और उपचय दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। तो यह प्रक्रिया होने के उपरांत हमें कितने ग्राम पानी, इस प्रक्रिया को करने के लिए हमें कितने ग्राम पानी की आवश्यकता होती है? ए ऑप्शन आपका 100 से 200 ग्राम, बी ऑप्शन आपका 200 से 300 ग्राम, सी ऑप्शन आपका 300 से 400 ग्राम, और डी ऑप्शन आपका 400 से 500 ग्राम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इस चयापचय क्रियाओं में लगभग हमें, चयापचय क्रिया होने के उपरांत हमें लगभग 300 से 400 ग्राम जो है वो वाटर आपका प्राप्त होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 300 से 400 ग्राम जो जल की प्राप्ति हमें चयापचय क्रिया के उपरांत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। शरीर से कितने प्रतिशत जल निकल जाने से भोजन का अवशोषण ठीक से नहीं हो पाता?
ठीक है। शरीर से अगर हमारे जल का निष्कासन ज्यादा हो जाता है तो कितना प्रतिशत अगर जल हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है तो जो हमारा भोजन होता है उसका अच्छे प्रकार से ऑब्जर्वेशन नहीं हो पाता। ए ऑप्शन आपका 10% है, बी ऑप्शन आपका 5% है, सी ऑप्शन आपका 15% है और डी ऑप्शन आपका 20% है। तो शरीर से लगभग कितने प्रतिशत जल का अवशोषण हो जाने पर हमारा जो भोजन है वो अच्छी प्रकार से डाइजेस्ट नहीं होगा, उसका अवशोषण नहीं होगा, मतलब जो जितने भी आपके पोषक तत्व जैसे मिनरल्स हैं उन सबका अच्छी प्रकार, जैसे मिनरल्स हो गया, आपका विटामिन हो गया, आपका खनिज लवण हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, इन सब का अवशोषण जो वो अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता। तो कितने प्रतिशत वह जल के निष्कासन से ऐसा होता है? तो ए ऑप्शन आपका ये कितने प्रतिशत जल के निष्कासन से ऐसा होता है? तो 10% अगर हमारे शरीर से हमारे भोजन से क्या होता है, जल निकल जाता है तो जो भोजन का ठीक प्रकार से अवशोषण नहीं होता। अगर हमारे शरीर से 10% जल निकल जाता है तो भोजन का ठीक प्रकार से अवशोषण नहीं होता। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। जल के कार्य निम्न में से कौन कौन से हैं? क्या बात कर रहे हैं कि जल के जो कार्य हैं वो निम्न में से कौन कौन से हैं? ए ऑप्शन आपका घोलक के रूप में, बी ऑप्शन आपका शारीरिक तापक्रम को नियंत्रित रखने में, सी ऑप्शन आपका कोशों के संरचनात्मक घटक के रूप में और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो जल के कार्य निम्न में से कौन कौन से हैं? घोलक के रूप में, बिल्कुल सही। जल हमारे शरीर में ये घोलक के रूप में हम किसी भी पदार्थ को इसमें लेते हैं और क्या करते हैं, डिजोल्व कर देते हैं, घोल देते हैं, तो उसके लिए भी हमारे क्या है, घोलक के रूप में भी जल हमारे लिए उपयोगी होता है। शारीरिक तापक्रम को नियंत्रित रखने में हमारा जो शारीरिक तापक्रम है जल के माध्यम से ही यह क्या होता है, बैलेंस फॉर्म में रहता है। इसीलिए हम जितना पानी पिएंगे हमारा जो टेम्परेचर बॉडी का वो एकदम कूल रहता है, अच्छा रहता है, ठीक है। तो शारीरिक तापक्रम को नियंत्रित रखने में भी हमारा जो जल है वो क्या होता है, आवश्यक होता है। नेक्स्ट आपका है कोशों के संरचनात्मक घटक के रूप में। जो हमारी कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के फॉर्मेशन में, उनकी संरचनाओं को बनाने में भी हमारा जल क्या है आपका जो है वो महत्वपूर्ण होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपरोक्त ऑप्शन सभी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। गर्म जलवायु वाले इलाकों में जल का अधिक निष्कासन किस रूप में होता है? जो लोग गर्म जलवायु वाले इलाके में रहते हैं या गर्म जलवायु वाले प्रदेश में रहते हैं उन लोगों में किस रूप में जल का अधिक निष्कासन होता है? ए ऑप्शन आपका गर्म वायु के रूप में, बी ऑप्शन आपका मल के द्वारा, सी ऑप्शन आपका मूत्र के रूप में और डी ऑप्शन आपका पसीने के रूप में। तो जो गर्म जलवायु वाले इलाके में रहने वाले व्यक्तियों में, जैसे हम लोगों में भी गर्मी के सीजन में क्या होता है, ज्यादा पसीना निकलता है, तो वैसे वहां पे जो गर्म जलवायु वाले जो गर्म जलवायु वाले इलाके में जो लोग रहते हैं उन लोगों में क्या है, पसीने के रूप में आपका जल जो है वो ज्यादा निकलता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो सही आंसर होगा बिल्कुल पसीने के रूप में जो है वो क्या है, जल निष्कासित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। जल प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम कब प्रभावी हुआ? क्या जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब प्रभावी हुआ? ए ऑप्शन आपका 1964, बी ऑप्शन आपका 1984, सी ऑप्शन आपका 1974 और डी ऑप्शन आपका 1994। ठीक है। तो जो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम जो है वो कब प्रभावी होगा? तो 1974 ईस्वी में यह जो है आपका प्रभावी हुआ। कब प्रभावी हुआ? तो जो है यह 1974 ईस्वी में आपका प्रभावी हुआ। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम जो है ये आपका 1974 ईस्वी में प्रभाव में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। मृदा युक्त जल निम्न में से किसके उपयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है? मृदा युक्त जल ऐसा जल जिसमें क्या है, आपकी मृदा उपस्थित होती है, जिसमें मिट्टी आपकी उपस्थित हो जाती है या उसमें मिट्टी पाई जाती है,
तो उस जल को हम किस माध्यम से शुद्ध करते हैं? ए ऑप्शन आपका ब्रोमीन है, बी ऑप्शन आपका आयोडीन है, सी ऑप्शन आपका कैल्शियम ऑक्साइड है और डी ऑप्शन आपका फिटकरी है। ठीक है, तो जो ऐसा जल जिसमें क्या है आपका मिट्टी मिली होती है, उस जल को हम निम्न से किस माध्यम से शुद्ध करते हैं? तो उस जल को हम फिटकरी के द्वारा, ऐसा जल जो है जिसमें मृदा मिली होती है, जिसमें मिट्टी मिली होती है, तो उन्हें हम फिटकरी के माध्यम से शुद्ध करते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, उसे हम फिटकरी के द्वारा शुद्ध करते हैं। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पानी के स्टेरिलाइजेशन, पानी के स्टेरिलाइजेशन के लिए निम्न में से क्या प्रयुक्त करते हैं? ए ऑप्शन आपका क्लोरीन, बी ऑप्शन आपका ब्लीचिंग, सी ऑप्शन आपका सोडा और साइट्रिक अम्ल और डी ऑप्शन आपका इनमें से सभी। तो पानी का जो स्टेरिलाइजेशन होता है, उस स्टेरिलाइजेशन में हम निम्न में से जो प्रयोग करते हैं तो वो क्या होता है आपका, जो है हम क्लोरीन का भी प्रयोग करते हैं उसके लिए और ब्लीचिंग का भी प्रयोग करते हैं, सोडा और साइट्रिक अम्ल का भी प्रयोग किया जाता है। मतलब सभी का इसमें हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। पानी का स्टेरिलाइजेशन के लिए हम इसमें से सारे पोषक तत्वों इसमें से सारे तत्वों का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लोरीन भी आपका यूज करेंगे, ब्लीचिंग भी यूज करेंगे, सोडा और साइट्रिक अम्ल भी इसमें यूज करते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बात अगर इसकी करते हैं स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है, तो स्टेरिलाइजेशन में जो होता है, तो इस विधि में जो अंदर घुली हुई अशुद्धियां होती हैं, जो जल के अंदर घुली हुई अशुद्धियां होती है, उसको इन सारे तत्वों के माध्यम से शुद्ध किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें जो है और क्या है, इन सारे तत्वों का प्रयोग करके जो ये जल में घुली अशुद्धियां होती है, इस अशुद्धियों को इन ब्लीचिंग का, क्लोरीन का, सोडा और साइट्रिक अम्ल का प्रयोग करके जो है हम इसको शुद्ध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जल को शुद्ध करने के लिए निम्न में से किन रसायनों का प्रयोग किया जाता है? जल को जब हम शुद्ध करते हैं तो उस जल को शुद्ध करने के लिए हम इसमें से कौन से रसायन का उपयोग करते हैं? ए ऑप्शन आपका नाइट्रिक अम्ल है, बी ऑप्शन आपका पोटेशियम सल्फेट है, सी ऑप्शन आपका पोटेशियम परमैंगनेट है और डी ऑप्शन आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो जल को शुद्ध करने के लिए हम निम्न में से जो रसायन है वो रसायन आपका क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे हम लाल दवा के नाम से भी जानते हैं, इसका हम प्रयोग करते हैं जल को शुद्ध करने के लिए। जैसे कुएं वगैरह में पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, कुएं का पानी सेवन करते थे, तो कुएं के पानी का सेवन करने के लिए, कुएं के पानी का उपयोग करने के लिए उसमें गवर्नमेंट के द्वारा हर साल जो है गवर्नमेंट के द्वारा लोगों के द्वारा हर साल कुएं में जो है वो पोटेशियम परमैंगनेट की या लाल दवा का जो है वो लाल दवा डाली जाती थी, जिससे जो पानी क्या हो जाए आपका शुद्ध हो जाए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पोटेशियम परमैंगनेट का हम क्या करते थे, यूज करते थे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जल एक यौगिक है जो निम्न तत्वों से मिलकर बना होता है। जल जो है वो कैसा है आपका, एक कंपाउंड है। क्या है आपका, कंपाउंड है जो निम्न में से किन तत्वों से मिलकर बना होता है? ए ऑप्शन आपका कार्बन तथा हाइड्रोजन, बी ऑप्शन आपका कार्बन तथा सल्फर, सी ऑप्शन आपका हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो जल एक क्या है आपका, जो है वो कंपाउंड है और यह जो है वो किससे मिलकर बना होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसीलिए इसका सूत्र ही है होता है H2O। इसका सूत्र क्या होता है, H2O, मतलब इसमें हाइड्रोजन के एक अणु और ये ऑक्सीजन के जो है वो क्या होते हैं, अणु मिलते होते हैं। मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के अणु जो होते हैं वो बॉन्डिंग फॉर्म में होते हैं। मतलब जब ये बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड बनाने के बाद क्या है, इसका फॉर्मेशन, इसीलिए हम कंपाउंड यौगिक के नाम से, इसे हम कंपाउंड जो है एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। जल को यौगिक तत्व के नाम से जानते हैं। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12,
जल की कठोरता का कारण निम्न में से कौन सा है? जल की कठोरता का कारण निम्न में से कौन सा है? ए ऑप्शन आपका जल में क्लोरीन गैस का पाया जाना, बी ऑप्शन आपका जल में तैरने वाली अशुद्धियों का पाया जाना, सी ऑप्शन आपका जल में सोडियम क्लोराइड का पाया जाना, डी ऑप्शन आपका जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड अथवा सल्फेट का पाया जाना। जल की कठोरता का कारण, किस कारण हमारा जो जल है वो कठोर माना जाता है, और कठोर जल कैसा होता है? तो इसमें आपको फेन नहीं मिलेगा, अगर हम इसको इसमें जो है वो झाग नहीं मिलता। अगर जो कठोर जल होता है इसमें थोड़ा सा लसलसापन हो जाता है, और इसमें इसको जब हम डालते हैं या इसमें हम जब साबुन का प्रयोग करते हैं तो इससे ज्यादा झाग नहीं उत्पन्न होता। तो ये जो होता है वो किसके कारण होता है? तो जल में जो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड एवं सल्फेट पाए जाते हैं, इस कारण जो है जल जो होता है वो कठोर हो जाता है। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड और सल्फेट जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं, इसी कारण जो है वो जल है हमारा क्या हो जाता है? आपका कठोर हो जाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है। जब घरेलू स्तर पर मतलब हम क्या करते हैं, अगर ऐसी कोई मतलब हमको कुछ ऐसा नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, जल को जो है वो शुद्ध कर लेते हैं। मतलब शुद्ध करने का हम उसको क्या करते हैं कि अगर जैसे प्यूरिफायर वगैरह नहीं है हमारे घर में तो हम जल तभी भी हम जल को शुद्ध कर सकते हैं। तो घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि कौन सी है? ए ऑप्शन आपका उबालना है, बी ऑप्शन आपका आसवन है, सी ऑप्शन आपका अवक्षेपण है, और डी ऑप्शन आपका क्लोरीनीकरण है। तो घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की जो सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है वह उपयुक्त विधि आपकी क्या है? उबालना है। हम क्या करते हैं, जल को जब हम बॉयल कर देते हैं, बॉयल करने के बाद जब उसको ठंडा करते हैं तो जितने भी जर्म्स होते हैं वो क्या, जब हाई टेम्परेचर पर हम बॉयल करते हैं तो हाई टेम्परेचर पर जो जल में उपस्थित जो जीवाणु है वो जीवाणु आपके क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो जब वो नष्ट हो जाते हैं फिर क्या होते हैं, जब उसको हम ठंडा कर लेते हैं तो वो क्या है, जल जो हमारा वो क्या हो जाता है? प्यूरिफाई हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, शुद्ध जल निम्न में से कैसा होता है? शुद्ध जल जो होता है वो हमारा कैसा होता है? ए ऑप्शन आपका स्वाद रहित होता है, बी ऑप्शन आपका गंध रहित होता है, सी ऑप्शन आपका रंगहीन होता है, और डी ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी। तो जो शुद्ध जल होता है वो हमारा क्या होता है? स्वाद रहित होता है। इसमें किसी प्रकार का आपको टेस्ट नहीं मिलेगा, इसमें किसी प्रकार की आपको स्मेल नहीं मिलेगी, और इसमें किसी प्रकार का आपको कलर नहीं मिलेगा ना। तो ये क्या होता है? स्वाद रहित होता है, गंध रहित होता है, और क्या होता है? रंगहीन होता है। इसमें किसी भी प्रकार का रंग नहीं होता। लोग कहते हैं कि कलर का जो जल का है रंग जो है वो क्या ब्लू कलर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें क्या है, ये रंगहीन होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई रंग नहीं पाया जाता, इसीलिए हम इसमें जिस भी रंग को डालते हैं वो उसी कलर का हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपरोक्त सभी ऑप्शन बिल्कुल इसके करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन जल का मौलिक स्रोत नहीं है? क्या कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा तत्व, कौन सी ऐसी जो थिंग्स है, क्या ऐसा इसमें है जो जल का मौलिक स्रोत, मौलिक मतलब मुख्य स्रोत, ठीक है, नहीं है? ए ऑप्शन आपका झील है, बी ऑप्शन आपका तालाब है, सी ऑप्शन आपका कुआं है, और डी ऑप्शन आपका वर्षा का जल है। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है वो आपका क्या है? मौलिक स्रोत नहीं है। झील है, तालाब है, वर्षा है, कुआं है, या वर्षा है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका क्या है, जो ऑप्शन सी होगा वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस घरेलू कार्यों हेतु जल की आवश्यकता होती है? बहुत मतलब आपको सामान्य क्वेश्चन है ये। निम्न में से हम किन किन कार्यों के लिए
घर में जल का उपयोग करते हैं? ए ऑप्शन आपका खाना पकाने के लिए, बी ऑप्शन आपका घर की सफाई के लिए, सी ऑप्शन आपका कपड़े धोने के लिए, डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आई थिंक ये क्या है, इस सभी के लिए हम क्या करते हैं, जल का उपयोग करते हैं। खाना पकाने के लिए भी हम जल का उपयोग करते हैं, घर की साफ सफाई के लिए भी हम जल का उपयोग करते हैं, कपड़े धोने के लिए भी हम जल का उपयोग करते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी के लिए हम क्या करते हैं, जल का उपयोग करते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। पोटेशियम परमैंगनेट का जल के शुद्धिकरण के लिए कहाँ प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट जिसे हम लाल दवा के नाम से जानते हैं, तो जल को शुद्ध करने के लिए हम इसका कहाँ पर उपयोग करते हैं? ए ऑप्शन आपका समुद्र में, बी ऑप्शन आपका बरसात के पानी में, सी ऑप्शन आपका नदी में और डी ऑप्शन आपका कुएं में। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट है, इसका जल का शुद्धिकरण करने के लिए हम जो उपयोग करते हैं वह उपयोग हम कुएं में करते हैं। ठीक है, कुएं में इसको कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 होगा, यहाँ पे 17 हो गया है, तो ये क्वेश्चन मिस प्रिंट थोड़ा सा हो गया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 18 है। क्या है आपका 18? ठीक है, प्रदूषित जल के सेवन से मानव निम्न में से किन बीमारियों से ग्रसित हो जाता है? अगर हम दूषित जल का सेवन करते हैं तो उस दूषित जल के सेवन से मनुष्य में कौन कौन सी बीमारियां आपको देखने के लिए मिलती हैं? ए ऑप्शन आपका हैजा है, बी ऑप्शन आपका पीलिया है, सी ऑप्शन आपका अपंगता है और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो अगर हम प्रदूषित जल का सेवन करते हैं तो प्रदूषित जल के सेवन से हैजा भी आपके जल के माध्यम से फैलने वाली बीमारी है। आपका ये क्वेश्चन आपकी 2021 टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है कि हैजा जो है किन माध्यमों से फैलने वाली बीमारी है। वैसे तो हैजा भोजन और जल दोनों के थ्रू फैलती है, बट आयोग ने माना है आपका हैजा कि जल के थ्रू फैलने वाली ये बीमारी है। तो क्या है, हैजा भी आपका होता है। पीलिया जो होगी ये भी दूषित जल का जब हम प्रयोग करते हैं तो भी पीलिया आपका भी हो जाता है। और अपंगता दूषित जल के प्रयोग से जो हमारे शारीरिक किसी प्रकार के किसी भी अंग में क्या हो जाती है, अपंगता हो जाती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। उपरोक्त सभी ऑप्शन इसके बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, ये वो 18 था तो ये क्वेश्चन नंबर 19 होगा। ठीक है, ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 19। बृहद पैमाने पर जल का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? अगर लंबे पैमाने पर जैसे हमको जल को बहुत ज्यादा शुद्ध करना है, ठीक है, तो उस समय हमको कौन सा इसमें से जो प्रयोग है वो हम करेंगे? चार घड़ों से, बी ऑप्शन आपका यांत्रिक विधि से, सी ऑप्शन आपका फिल्टर से और डी ऑप्शन आपका 2 घड़ों से। तो बृहद पैमाने पर अगर हमको जल को शुद्ध करना है तो हम क्या करेंगे, 4 घड़े का तो छोटे घड़े में हम पानी करेंगे और फिर उसमें काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो ये हमारे लिए ये मेथड अच्छा नहीं है। यांत्रिक विधि जो है ये हमारे लिए सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। मतलब अच्छी है कि ये जल्दी हम क्या करेंगे, बृहद पैमाने पर लंबे ज्यादा जो जल है उनको शुद्ध करने के लिए यांत्रिक विधि हमारे लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। फिल्टर ये क्या है, कम मात्रा में हम क्या करते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। 2 घड़े या 3 घड़े या 4 घड़े से इससे ज्यादा हम क्या करते हैं, बृहद पैमाने पर जल का शुद्धिकरण नहीं कर सकते। बृहद पैमाने पर जल का शुद्धिकरण करने के लिए जो सबसे अच्छी विधि आपकी मानी जाती है वो आपकी यांत्रिक विधि मानी जाती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20, ये 20 होगा। ठीक है, ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है,
निम्न में से कौन सा रोग अशुद्ध जल द्वारा नहीं होता है? इसमें से कौन सा ऐसा रोग है जो आपके अशुद्ध जल के थ्रू नहीं होता? अगर हम जो दूषित जल पीते हैं या दूषित जल का सेवन करते हैं तो ये रोग नहीं होता। ए ऑप्शन आपका हैजा है, बी ऑप्शन आपका अतिसार है, सी ऑप्शन आपका क्षय रोग है और डी ऑप्शन आपका मोती झरा है। ठीक है, मोती झरा है। ठीक है, तो हैजा यह हमारे दूषित जल से के सेवन से होने वाला रोग है। अतिसार जिसे हम डायरिया के नाम से जानते हैं, यह भी हमारे दूषित जल के सेवन से होने वाला रोग है। क्षय रोग जो होता है यह हमारे दूषित जल से नहीं होने वाला रोग है, बल्कि ये क्या है, वायु जनित रोग है, वायु से फैलने वाला रोग है। मोती झरा दैट मीन्स टाइफाइड। टाइफाइड भी हमारे दूषित जल के सेवन से होने वाला रोग होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मोती झरा क्षय रोग जो है वो इससे दूषित जल से नहीं, अशुद्ध जल के सेवन से नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है, आपके संक्रमण से होने वाला आपका रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हमारे शरीर में कुल कितना जल तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में रहता है? जो हमारा शरीर है, इस शरीर में हमारे शरीर में कुल कितने प्रतिशत जल जो है वो तरल कोशिकाओं में रहता है? ए ऑप्शन आपका 25% है, बी ऑप्शन आपका 50% है, सी ऑप्शन आपका 70% है और डी ऑप्शन आपका 80% है। तो हमारे शरीर में जो तरल कोशिकाओं में जल उपस्थित होता है वो कितने प्रतिशत आपका होता है? तो 70% उपस्थित होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 70% जल जो है वो हमारे तरल पदार्थ के रूप में कोशिकाओं में उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 21। जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? जल में जो पाई जाने वाली कठोरता होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो जल में ए ऑप्शन आपका 4 प्रकार की, बी ऑप्शन आपका 2 प्रकार की, सी ऑप्शन आपका 3 प्रकार की और डी ऑप्शन आपका 5 प्रकार की। तो जल में जो पाई जाने वाली कठोरता होती है वो आपकी 2 प्रकार की होती है। एक आपका अस्थायी कठोरता और दूसरी आपकी अस्थायी कठोरता होती है। एक आपकी कठोरता जो होती है वो अस्थायी होती है और दूसरी आपकी अस्थायी होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। रक्त में लगभग कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? जो हमारा रक्त होता है उस ब्लड में, जो हमारा ब्लड होता है उस ब्लड में लगभग कितना प्रतिशत जल उपस्थित होता है? ए ऑप्शन आपका 30 से 40%, बी ऑप्शन आपका 40 से 50%, सी ऑप्शन आपका 50 से 60% और डी ऑप्शन आपका 80 से 90%। जो हमारा रक्त होता है उसमें जो जल की मात्रा होती है वो लगभग आपकी कितनी होती है? तो वो 80 से 90% होती है। कितनी प्रतिशत होती है? तो यह जो होती है आपकी 80 से 90% होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23। अंडे में लगभग कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? जो अंडा हमारा होता है उस अंडे में कितना प्रतिशत आपका जल जो है वो उपस्थित होता है? ए ऑप्शन आपका 75 है, बी ऑप्शन आपका 80% है, सी ऑप्शन आपका 90% है और डी ऑप्शन आपका 95% है। तो जो अंडा होता है इस अंडे में जो हमारा जल की प्रतिशत होती है, जल की जो मात्रा होती है वो कितने प्रतिशत होती है? तो जल की मात्रा जो होती है वो आपकी 75% होती है। कितने प्रतिशत आपकी होती है? तो 75% जल की मात्रा अंडे में उपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। शरीर द्वारा ली गई जल की मात्रा में शरीर से निष्कासित जल अधिक होता है तो यह क्या कहलाती है? जब शरीर द्वारा हमने जो जल को ग्रहण किया और हमारे जल से जो जितना हमने जल को ग्रहण किया उससे ज्यादा मात्रा हमारे शरीर से अगर जल की निष्कासित हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ए ऑप्शन आपका धनात्मक संतुलन कहेंगे, बी ऑप्शन आपका ऋणात्मक उदासीन संतुलन कहते हैं और सी ऑप्शन आपका ऋणात्मक संतुलन कहते हैं, डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी कहते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, जितनी मात्रा हमारे शरीर में जल की आवश्यकता की होती है अगर हम उतना ग्रहण नहीं करेंगे, निष्कासित हो जाएगी तो हमारे शरीर में ये कैसा संतुलन हो जाएगा? ऋणात्मक संतुलन हो जाएगा, नकारात्मक संतुलन हो जाएगा, क्योंकि हमको हमारे शरीर बॉडी को जितनी आवश्यकता है उतनी तो हमको मिल नहीं रही है और न और क्या है, हमारी बॉडी से और भी ज्यादा क्या है वो बाहर हो जा रहा है। तो ये कैसा संतुलन होगा? ऋणात्मक संतुलन होगा। अगर ये लंबे समय तक बना रहता है तो हमारे शरीर में हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन जल की जो है वो कमी हो जाती है। तो ये कैसा संतुलन होता है? ये हमारा ऋणात्मक संतुलन होता है।
इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। शरीर से जल का निष्कासन निम्न में से किसके द्वारा होता है? हमारे शरीर से जो है वो जल का निष्कासन हमारे बॉडी से किसके थ्रू होता है? ए ऑप्शन आपका गुर्दों से होता है, बी ऑप्शन आपका त्वचा से होता है, सी ऑप्शन आपका बड़ी आंत से होता है और डी ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी होता है। ठीक है, तो शरीर से जो जल का निष्कासन होता है वो हमारे शरीर से किसके द्वारा होता है? गुर्दों के भी थ्रू आपका जल का निष्कासन होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, प्योरीफाई करने का जल को क्या करते हैं, जैसे जब वाटर हम पीते हैं तो यूरिन के रूप में ये कन्वर्ट करते हैं। त्वचा से पसीने के रूप में भी हमारे जल क्या होते हैं, निकलते हैं। बड़ी आंत के द्वारा भी हमारा जो है वो जल का निष्कासन होता है, लेकिन कम मात्रा में। बड़ी आंत से सबसे कम मात्रा में जो है वो जल का निष्कासन होता है। त्वचा से गुर्दों से तो होता है, लेकिन बड़ी आंत से बहुत अल्प मात्रा में जल का क्या होता है, आपका निष्कासन होता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी प्रकार से जो है वो जल का क्या होता है, निष्कासन होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये रहे हमारे आज के 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।